दोस्तों, 1 जनवरी सन 2023 में एक 28-30 साल की बेहद खूबसूरत महिला अपनी नई डिफेंडर कार लेकर काशी मंदिर पहुंचती है। क्योंकि दोस्तों, अभी-अभी उन्होंने ये नई कार खरीदी थी और इसीलिए पूजा कराने के लिए मंदिर आई थी। अपने पर्सनल ड्राइवर से कहती है कि जाइए और पुजारी को बुला लाइए, मुझे पूजा करानी है। दोस्तों, ड्राइवर पुजारी के पास जाता है और कहता है कि मैडम ने नई कार खरीदी है, काफी महंगी कार है, उसी की खुशी में पूजा करवाना चाहती हैं। मंदिर का पुजारी तुरंत ड्राइवर के साथ मैडम के पास पहुंचता है और कहता है, जी मैडम, क्या इसी गाड़ी के लिए पूजा करानी है? तो मैडम कहती हैं, हाँ, ये मैंने नए साल के अवसर पर नई कार खरीदी है, काफी महंगी कार है, इसी के लिए पूजा कराना चाहती हूँ। अब पुजारी तुरंत पूजा की तैयारी में लग जाता है और कुछ ही समय में पूजा पूरी भी हो जाती है। फिर पुजारी कहता है कि मैडम, पूजा तो हो गई है, अब आप जो कुछ भी दान दक्षिणा करना चाहती हैं कर दीजिए। तो मैडम पुजारी को दक्षिणा देने के बाद अपने ड्राइवर से कहती है कि गरीबों को बांटने के लिए जो कम्बल मैं लेकर आई हूँ, सभी कम्बल गाड़ी से निकाल लो, क्योंकि जनवरी का महीना था, ठंड भी बहुत हो रही थी और मंदिर की सीढ़ियों पर जो गरीब भिखारी लोग बैठे हुए थे, उन्हें वो हर साल ही सर्दियों में कंबल वगैरह बांटा करती थी और इस साल भी वो कंबल लेकर आई थी। अब ड्राइवर गाड़ी से कम्बलों को निकाल लाता है और मैडम एक एक करके सभी भिखारी को कम्बल बांट रही थी और साथ में कुछ प्रसाद भी खाने के लिए दे रही थी। ऐसे ही दान करते हुए वो आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर एक आदमी को देखकर मैडम के पैर डगमगाने लगते हैं। उस आदमी के बाल दाढ़ी बढ़े हुए थे, कपड़े भी धूल मिट्टी में हो रहे थे। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे ये कई दिनों से नहाया ही नहीं है। शरीर दुबला पतला सूख कर काटा हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैडम ने उस आदमी को गौर से देखा तो पहचान गई, क्योंकि दोस्तों वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का तलाकशुदा पति होता है, जिसे 5 साल पहले मैडम को तलाक दे दिया था। दोस्तों, क्या है कहानी की सच्चाई? कैसे एक तलाकशुदा पत्नी करोड़पति बन गई और 1 करोड़ की गाड़ी से चलती है, और कैसे उसका पति जिसने उसे 5 साल पहले छोड़ दिया था, वो आज मंदिर में भीख मांग रहा था। आइए जानते हैं कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जिला है चंदौली। चंदौली के एक छोटे से गांव में राम सिंह जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करते हैं। उनका एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटी घर में बड़ी होती है, जिसका नाम होता है कामना। कामना को पढ़ाई लिखाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन राम सिंह जी बहुत कोशिश करते हैं कि उनके दोनों बच्चे ही पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करें। लेकिन बेटी बड़ी ही मुश्किल से सिर्फ 10वीं कक्षा ही पास कर पाती है। इसके बाद वो साफ साफ अपने पापा से बोल देती है कि पापा, मेरा पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, आप मुझे पढ़ाई को लेकर फोर्स मत किया करो। कामना की माँ भी ये बात सुनती है तो अपने पति से कहती है कि आप क्यों इसे पढ़ाई को लेकर फोर्स करते रहते हैं, अब ये 10वीं तो पास ही कर चुकी है, अब इसकी शादी बड़े आराम से हो जाएगी। इतनी पढ़ाई गांव के हिसाब से बहुत अच्छी होती है। अब राम सिंह को ये सब बातें सुनने के बाद बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनका पहले से ही सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर किसी पोस्ट को हासिल करें, उनका नाम रोशन करें। लेकिन अपनी बेटी की इच्छा जानकर और अपनी पत्नी की कड़वी बातें सुनकर वो मन मार कर रह जाते हैं, लेकिन बेटे को पढ़ाते हैं। बेटा पढ़ने लिखने में होशियार था तो वो आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। अब कामना की उम्र शादी की हो गई थी, तो उसके माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। जगह जगह लड़का देखने लगते हैं। तभी एक लड़का उन्हें पसंद आ जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था और वो भी चंदौली जिले के ही एक दूसरे गांव का रहने वाला था। लड़के को देखते हैं तो लड़का उन्हें बहुत ही पसंद आता है। लड़के का फोटो घर ले आते हैं, अपनी बेटी कामना को भी दिखाते हैं।
तो कामना भी उसे कांस्टेबल लड़के को देखकर पसंद कर लेती है। उस लड़के का नाम करण होता है। देखने में सुडौल और सुंदर था। अब लड़के के घर वालों से कामना के पिताजी मुलाकात करते हैं। रिश्ते के बारे में बातचीत करते हैं। दान दहेज की बातचीत होकर शादी की तारीख भी तय कर दी जाती है। और तय की गई तारीख को बड़े ही धूमधाम से उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद कामना अपने ससुराल पहुंचती है। दोनों पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से गुजारने लगते हैं। करण अपने माता पिता का इकलौती संतान था। कामना की भी अपने ससुराल में बहुत इज्जत और देखभाल होती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये परिवार में रहने लगता है। समय बीतता गया तो समय के अनुसार कामना को करण के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलने लगी जो कामना को बिल्कुल नागवार गुजरती हैं। करण उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था, लेकिन 2 नंबर का पैसा कमाता था और अय्याशी करता था। कई लड़की और औरतों के साथ उसके नाजायज संबंध हैं। शराब पीता था। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने का शौकीन था। उसे किसी की ज्यादा परवाह नहीं रहती थी। जब ये बातें कामना के सामने आने लगी तो कामना अपने पति को समझाते हुए कहती है कि देखिए, ये नशा और लड़कियों का चक्कर आपको एक दिन बर्बाद कर देगा। आपकी अच्छी खासी उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी है। अपनी नौकरी को ईमानदारी के साथ करिए। ऐसा बेईमानी का पैसा कभी फलता नहीं है। वो परिवार को ही नुकसान देता है। इसलिए आप बेईमानी का पैसा मत कमाइए। आपकी तनख्वाह काफी है। हम लोग आसानी से इतने पैसों में गुजारा कर लेंगे। हमारे घर में तो हमारे पिताजी सिर्फ थोड़ी सी खेती बाड़ी करके ही हमारे परिवार का पालन पोषण करते हैं। हमें पढ़ाया भी, हमारी शादी भी कर दी। आपकी तो वैसे भी सरकारी नौकरी है। आप यह 2 नंबर का काम छोड़ दीजिए। कामना के इन सब बातों को करण नजरअंदाज करता है और उसके ज्यादा ही विरोध करने पर उस पर हाथ भी उठा देता है। अब करण और भी ज्यादा शराब पीने का आदी बन जाता है और रोजाना दारू पीकर घर आता हंगामा खड़ा करता है। अब कामना के सास ससुर भी अपने बेटे से परेशान हो गए थे। वो एक दिन कामना को अपने पास बैठाकर समझाते हैं कि बेटी, अभी तो ये यही ड्यूटी दे रहा है, लेकिन हमें पता चला है कि अब इसकी पोस्टिंग इलाहाबाद होने जा रही है। तो हम चाहते हैं कि तुम भी इसके साथ इलाहाबाद चली जाओ। तुम्हारे साथ रहेगा तो इसका ध्यान लड़कियों से दूर रहेगा। तुम इसे समझाओगी तो शायद ये शराब पीना भी छोड़ दे। बेटी, अब इस घर की इज्जत तुम्हारे ही हाथों में है। तुम ही इसे सुधार सकती हो। इतना कहकर उसके सास ससुर की आंखें भर आती हैं। वो उनके आंसुओं को पोंछती है और कहती है कि आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इन्हें सीधे और सच्चे रास्ते पर लाने की। अब ये बिगड़ चुके हैं तो एक हम ही हैं जो उन्हें सुधारने की सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अब करण के माता पिता करण से कहते हैं कि बेटा देखो, अभी नई नई शादी हुई है तुम्हारी, पोस्टिंग इलाहाबाद होनी है तो पत्नी का भी मन होता है कि थोड़ा बहुत समय अपने पति के साथ गुजारे। इसलिए तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ। वहां कोई क्वार्टर ले लेना। दोनों साथ साथ रहना। इसको कुछ दिनों वहीं घुमाना और फिर वापस आ जाना। लेकिन करण इस बात से मना करता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर पत्नी साथ रहेगी तो उसे हर काम से रोक टोक करेगी। इसलिए वो बार बार मना करता है कि मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। परंतु माँ बाप के ज्यादा फोर्स करने से वो कामना को भी अपने साथ इलाहाबाद ले जाता है और एक क्वार्टर में दोनों रहने लगते हैं। कुछ दिन तो करण सही से रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो अपनी गंदी हरकतें फिर से शुरू कर देता है। घर शराब पीकर आता, उसके फोन पर गैर लड़कियों की कॉल्स आती। कामना उसको समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन वो एक ना सुनता। हमेशा शराब के नशे में धुत रहता। जब नशा उतरता तो कामना फिर से बहुत समझाती, लेकिन करण को कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इस हद तक बढ़ जाती है कि एक दिन कामना उसे समझा ही रही थी कि ये शराब पीना छोड़ दो, लड़कियों को चक्कर में लाना छोड़ दो, अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करो। तो इस बात पर करण आग बबूला हो जाता है और कामना को मारने पीटने लगता है। उसे जोर से पीछे को धक्का मार देता है, जिससे कामना का सिर दीवार में
जा लगता है और खून बहने लगता है। तो फिर कामना भी उसे और ज्यादा बातें सुनाने लगती है, जिस कारण वो कामना का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। कहता है, यहाँ से कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें अब अपने साथ नहीं रखूंगा। वो दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। कामना रोड पर खड़ी रोती रहती है। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर वो खुद को संभालती है और रेलवे स्टेशन पहुंचकर अपने माता पिता को फोन लगा लेती है। बताती है कि पिताजी, मेरे साथ यहाँ ऐसे ऐसे मामला हो गया है। मेरा पति रोजाना मुझे मारता है। मैं तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी से, और आज मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी, वो तेरा पति है, तेरा ससुराल है। ऐसे हम सब की भलाई इसी में है। होगी कि तू किसी भी तरह से मार खाकर भी उसी के साथ रह ले। थोड़े दिन बाद हो सकता शायद वो सुधर भी जाए। तो कामना कहती है कि पिताजी, आप जो कह रहे हैं मैं खुशी खुशी कर लूंगी, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको खबर मिलेगी, आपकी बेटी मर चुकी है। क्योंकि वो इंसान नहीं, जल्लाद है। वो किसी भी दिन मेरा गला दबाकर या मुझे जलाकर मार डालेगा, या फिर जबरदस्ती मुझे पंखे में लटका कर फांसी चढ़ा देगा और कहेगा कि उसने आत्महत्या कर ली है, कि ये गलत काम करती थी, इसलिए सुसाइड कर लिया है। मेरे दामन पर कीचड़ उछालेगा, जिससे आपकी भी बदनामी होगी। तो मेरे लिए बेहतर होगा कि पिताजी, अब मैं ये घर ही छोड़ दूं। अब उसके माँ बाप का दिल भी पसीज जाता है। वो कहते हैं कि ठीक है बेटी, तुम अपने घर वापस आ जाओ। फिर कामना वहीं से ट्रेन पकड़कर चंदौली आ जाती है और अपने घर पहुंच जाती है। फिर अपने सास ससुर को फोन करके बताती है कि आपके बेटे ने मेरे साथ मारपीट करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, और अब मैं अपने घर आ गई हूँ। अब उसके सास ससुर भी ये बात सुनते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन अपनी बहू को ही क्या कह सकते थे, अपना ही बेटा नकारा है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है बहू, तुम फिलहाल अपने माँ बाप के साथ ही रहो, आगे देखते हैं क्या होता है। हम उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन करण समझौते की नौबत ही कहाँ आने देता है। वो पहले ही तलाक के पेपर भेज देता है कि इन पेपर पर अपने साइन करके मेरे पास वापस भेज दो। लेकिन कामना पेपर पर साइन नहीं करती, उन्हें अपने पास ही रख लेती है और सोचती है कि अब मेरा पति मेरे जीवन में कभी नहीं लौट सकता। मेरा जीवन बिल्कुल अकेला हो गया है। जीवन काटने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, कामना पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल जीरो थी, लेकिन सिलाई कढ़ाई डांस और सिंगिंग के साथ साथ वो खाना बनाना भी बहुत अच्छे से कर लेती थी। उसे इन सब कामों में बहुत रुचि थी। दोस्तों, अपने टैलेंट के बलबूते पर यूट्यूब पर कुकिंग का चैनल बनाती है। उसके वीडियो धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगते हैं और देखते ही देखते वीडियो वायरल जाने लगता है। इसके बाद वो कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियो बनाकर पोस्ट करती है। सिंगिंग के वीडियो बनाती है, डांस के वीडियो बनाकर रील अपलोड करती है। कुछ ही समय में कामना को हर एक प्लेटफॉर्म से अच्छी खासी इनकम होने लगती है। 8-10 लाख वो महीने कमाना शुरू कर देती है। उसके मम्मी पापा भी अचंभे में पड़ जाते हैं कि जो लड़की कभी पढ़ाई भी ढंग से नहीं करती थी, वो आज सोशल मीडिया से इतना ज्यादा पैसा कमा रही है। कामना को भी अपने ऊपर विश्वास नहीं हो पाता कि वो एक दिन ये सब मुकाम हासिल कर लेगी। खूब पैसा कमाते हैं और अपने परिवार की मदद करती है। नया आलीशान घर बनवाती है। उसको नई नई गाड़ियां लेने का शौक लगा था। पैसों की कोई कमी नहीं रहती। दिल की भी वो बहुत साफ थी। गरीबों की भी बहुत मदद किया करती थी। जो कोई भी उसे किसी भी तरह से मदद के लिए आता तो उसको बेझिझक मदद किया करती थी। अब नए साल पर एक नई डिफेंडर कार लेकर काशी मंदिर पहुंचती है और पूजा करती है। पूजा करने के बाद हर बार की तरह गरीबों में कंबल बांट रही थी कि उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है, जिसे देखकर वो दंग रह जाती है। अब पत्नी तो पत्नी ही होती है। पति को किसी भी हालत में पहचान जाती है। जो पत्नी अपने पति से सच्चा प्रेम करती है, वो तो अपने पति की परछाई से भी उसे पहचान जाती है। करण को पहचानने के बाद कामना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर करण भी जब नजर ऊपर उठाकर अपनी पत्नी कामना को देखता है,
तो वहीं फूट-फूट कर रोने लगता है। शर्मिंदगी से अपना सर नीचे झुका लेता है। तो कामना उसे कहती है कि करण, आप अपना सिर ऊपर उठाइए और मुझसे बात कीजिए। जैसे ही वो अपनी पत्नी की जुबान से अपना नाम सुनता है तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अब वो अपनी निगाहों को ऊपर उठाता है और दया की दृष्टि से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगता है। आंसू उसकी आंखों से लगातार बहे जा रहे थे। वो बहुत शर्मिंदा था अपने किए हुए पर। अब कामना उसके बाजू को सहारा देते हुए खड़ा करती है। कहती है कि चुप हो जाओ, आओ मेरे साथ गाड़ी में चलो। उसे गाड़ी में बिठाती है और पूछती है कि अब बताइए, आपकी ये हालत कैसे हो गई? आपकी तो सरकारी नौकरी है, फिर आप यहाँ भीख मांगने को मजबूर क्यों हो? मैं तो तुम्हारे मम्मी पापा से कई बार बातचीत की थी, उन्हें भी तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया था कि तुमने घर आना जाना भी बंद कर रखा है। आखिर क्या वजह है इस सब के? तो करण अब अपना सर झुका लेता है, सोच में पड़ जाता है, फिर बोलता है कि सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। तुम्हें घर से निकाल देने के बाद मैं पूरी तरह से खुद को आजाद समझने लगा। मेरा एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने अपने साथ मेरी कुछ प्राइवेट फोटो वीडियो बना ली और मुझे ब्लैकमेल करके मेरा सारा पैसा लूटने लगी। इसके बाद एक मुजरिम को केस से बाहर निकालने के चक्कर में मेरे बड़े अधिकारियों को इसकी भनक लग गई और ऐसे ही 3-4 केस मेरे ऊपर और भी चल रहे थे, जिनके चलते मुझे नौकरी से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। और नौकरी छिन जाने के बाद मैं अपने माँ बाप के सामने जाने की हिम्मत न कर पाया, अपने गांव नहीं गया और कुछ समय तो इलाहाबाद में ही रह रहे 2-4 लोगों से पैसा मांग कर गुजारा किया। लेकिन जब लोगों ने भी मदद करने से इनकार कर दिया तो मैं यहाँ चला आया और यही मंदिर पर भीख मांग कर अपना जीवन काट रहा हूँ। अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगता है। इधर पत्नी भी अपने पति की ऐसी हालत को देखकर उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं। करण हाथ जोड़कर कामना से माफी मांगने लगता है, उसके पैरों में गिर जाता है। तो कामना उसको उठाते हुए कहती है कि ऐसा मत करिए, पति का स्थान पत्नी के पैरों में नहीं बल्कि दिल में होता है। आपने जो भी गलतियां की, कोई बात नहीं, मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको मेरी समझाई कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। और देखो, आज आप कहां से कहां आ गए हो। आप पहले देखने में कितने हैंडसम दिखते थे और आज भिखारी बनकर रह गए हो और ये मंदिर की सीढ़ी पर पड़े हुए हो। वो उसे अपने गले से लगा लेती है और अपने साथ लेकर जाने लगती है। तो कामना की माँ, जो कि कामना के साथ मंदिर आई थी, वो कहती है कि कामना, इस आदमी का हाथ मत पकड़, ये आदमी तेरी अच्छी खासी जिंदगी को फिर से बर्बाद कर देगा। तो कामना कहती है कि माँ, ये चाहे कैसे भी हो, लेकिन मैं इन्हें अपना पति मानती हूँ और इनके बुरे समय में अगर इनका साथ न दे पाई तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं जिंदगी में चाहे कितना ही पैसा क्यों न कमा लूं, लेकिन अपने दिल को नहीं समझा पाऊंगी। क्या जवाब दूंगी? मैं अपने दिल को, इसलिए इन्हें मेरे साथ जाने दीजिए। करण को अपने घर ले आती है, उसका बाल दाढ़ी बनवाकर, उसके नए कपड़े पहनाकर अच्छे से तैयार कर देती है। फिर वो पहले की तरह ही स्मार्ट लगने लगता है। अब कामना उसको बहुत प्यार से पूछती है कि क्या आप जीवन में दोबारा ये गलती करेंगे या छोड़ देंगे? तो करण की आंखें एक बार फिर से नम हो जाती हैं। अपनी पत्नी का अपने प्रति प्यार देखकर वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। कहता है कि कामना, मैं जिंदगी में बहुत गलतियां की है और बहुत भूल कर चुका हूँ। तुम्हें भी बहुत परेशान किया है। अब भगवान ने मुझे सुधरने का एक मौका दिया है। मैं इसको गंवाना नहीं चाहता। अब आइंदा जिंदगी में ऐसी गलती की गुंजाइश नहीं है। जब तक मैं जीऊंगा, नेक आदमी बनकर रहूंगा। ऐसे गलत नशे या गलत काम करके नहीं जीना। कामना अभी अपने पति के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनती है तो भावुक हो जाती है, उसके गले से लगाकर रोने लगती है। अब दोनों मंदिर जाते हैं और फिर से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद कामना पति के साथ अपनी कार लेकर अपने ससुराल पहुंचती है। जब ससुराल पहुंचती है तो सभी लोग देखते हैं कि ये इतनी बड़ी गाड़ी से आज कौन आया है।
फिर जब गाड़ी से कामना और करण बाहर निकलते हैं तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। करण के माता पिता जब अपने बेटे बहू को देखते हैं तो वो भी दंग रह जाते हैं। लेकिन अपने बेटे को आज इतने समय के बाद देखकर उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वो अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं। करण अपने माता पिता से बताता है कि कैसे कामना ने उसे जमीन से उठाकर आसमान पर लाकर बैठा दिया। अगर आपकी बहू ना होती तो मैं आज भी आपके सामने ना आया होता। इसके बाद कामना के सास ससुर कामना को बहुत बसु आशीर्वाद देते हैं कि तुमने हमारे बच्चे को सुधार ही दिया और बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी दोबारा से अपने पति को अपना लिया। अब परिवार फिर से हंसी खुशी रहने लगता है। 1 साल बाद कामना और करण को एक बच्चे की खुशी भी नसीब होती है। करण अब घर ही रहता है, उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं रहती। वो लोग अपने पास इकट्ठा पैसों से बिजनेस शुरू करते हैं और कामना की सोशल मीडिया से इनकम अलग चलती रहती है। दोनों पति पत्नी अपने जीवन में खुश थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और आपके कामना के बारे में क्या राय है? क्या उसने अपने पति को अपना कर सही किया या गलत? दोस्तों आजकल का जमाना बदल चुका है। आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके ही जीवन को साकार बनाना एकमात्र उपाय नहीं है, बल्कि इससे अलग भी आपके पास कई विकल्प हैं। आपका टैलेंट, आपका स्किल, आपका हुनर आप आजमा सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं, उन्हें कुछ नया सिखा सकते हैं। बेहतर यह है कि आप इन सब के साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें। तो अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।